आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। और मंडे मॉर्निंग की बड़ी खबर ये है कि जो अमेरिका ने, मोदी जी के दोस्त ने रशिया से जो तेल लेने की इजाजत दे दी थी, इस तमाम जो पूरी जंग की जो स्थिति है उसमें एक्सेप्शनल केस बताते हुए एक बार इजाजत दी थी 1 महीने की, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया था। अब पूरी तरीके से लग रहा है कि जब ये मियाद खत्म हो रही है तो उसने एक्सटेंड करने के लिए किसी भी तरह का कोई बयान अमेरिका की तरफ से नहीं आया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ऑलरेडी जो हमारे देश पर इतना बड़ा संकट गहराया हुआ है, जिसकी बात अब तो खुद नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, विदेशों की धरती से जाकर कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें जो है वो पेट्रोल पंप्स के बाहर लगी हुई हैं, हाहाकार मचा हुआ है, लोगों की जॉब्स जा रही हैं इंडस्ट्रीज में। आप देखें कि किस तरह से अब जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो अपना मुंह खोल रहे हैं, मुंह खोल कर कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो हम भुगत रहे हैं वो दरअसल हमारी नीतियों की वजह से है। तो यानी कि अब तक जब तक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तक ये भार पहुंच रहा था, तब तक ये लोग खामोश थे। अब जब बात इनके गिरेबान तक आ गई है तो अब ये सब जो है वो एक तरह से बिलबिलाकर अब इन तमाम चीजों को अलग अलग पटल पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो सोचिए, अगर ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस के जो मालिक हैं, अगर ये सब आकर ये कह रहे हैं खुले मंचों से, जो लगता था कि मोदी के सामने कोई बोलता नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि स्थिति कितनी ज्यादा खतरनाक और भयावह है। और ऐसे में रशिया से तेल ना आना, और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि लग रहा है कि ये जंग फिर से और ज्यादा खतरनाक होने जा रही है, जो अभी फिलहाल एक सीज फायर डेडलॉक की स्थिति बन रही है। क्योंकि ट्रंप ने 4 शर्तें जो दे दी हैं उनको ईरान किसी भी कीमत पर मानेगा नहीं, उसने पहले से ही कह दिया है। और अब जो ये शर्तें रखी हैं वो जाहिर सी बात है ईरान को किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। और ट्रंप ने कहा है अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगी तो फिर से हमला करेगा। यूएई के जो न्यूक्लियर प्लांट है उस पर हमला किया गया है। तो अब ये स्थिति साफ तौर पर ये दिख रही है और उसको लेकर कंडेम मोदी जी ने किया है। हालांकि ईरान को लेकर नहीं करते हैं, लेकिन यूएई में किस तरह से बाहें खोलकर वो मिल रहे थे वहां पर और कह रहे थे कि वो ऐसा लग रहा है कि वो अपने घर में वापस आ गए हैं। तो बाहर जो शेख जो मुसलमान हैं वो तो उनके भाई हैं, लेकिन हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वो भी आप देख लीजिए। आप देख रहे हैं कि कैसे भोजशाला को लेकर एक सेलिब्रेशन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की जो 700 साल पुरानी जो मस्जिद है उस पर हाई कोर्ट ने अयोध्या का एग्जाम्पल रखते हुए उसमें ये फैसला दिया, वहां पर अब नमाज नहीं हो रही है, वहां पर बाकायदा तौर पर पूजा हो रही है। मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। अब ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लेकिन गोदी मीडिया में क्या हो रहा है, गोदी मीडिया में इसे हिंदुओं की बड़ी जीत बताया जा रहा है, ताकि आपके जो तमाम जरूरी मुद्दे हैं उनसे आपको दरकिनार किया जा सके। और इस सबके बीच आप बंगाल में जीत हो गई है, लेकिन बंगाल को आप मत भूलिए, क्योंकि बंगाल के हर चौक चौराहे, हर शहर में हम देख रहे हैं कि किस तरह का कम्युनल वायलेंस और टेंशन्स जो हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। लाउड स्पीकर हटाने से लेकर, बुलडोजर से लेकर और तमाम तरह की बातें। और अब तो मैं देख रही थी एक वीडियो जहां पर एक गांव के जो लोग हैं, जो कि गौ माता को जो है वो पालते हैं, वो कह रहे हैं कि अब मुसलमान खरीद नहीं रहे हैं और इसीलिए उनको कितनी परेशानी हो रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि बंगाल में बिल्कुल परिस्थितियां अलग बनती हुई नजर आ रही हैं। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। लेफ्ट के ये तो लीडर हैं, लेकिन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इकोनॉमी से लेकर देश की सियासत और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वेस्ट एशिया से लेकर तमाम चीजों की उनको समझ है। विवेक श्रीवास्तव जी, जिनको आप सुनना बहुत पसंद करते हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच, और पूरे देश को लाल सलाम और आदाब, एंड थैंक यू बुशरा फॉर इनवाइटिंग मी इन योर एस्टीम्ड शो। थैंक यू सो मच। थैंक और यू विवेक जी। या मैं मैं सवाल अभी पूछ रही सुन थी रहा। विवेक जी जी कि जी 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 अभी बिल्कुल। फिलहाल की जो स्थिति आप बनती हुई नजर आ रहे हैं, इकोनॉमी से शुरू करते हैं और फिर धीरे नहीं, धीरे पहले करके हम आएंगे। आप पहले सवाल के पहले मुझे ये बताइए कि आप पढ़े लिखे लोगों वाली डिबेट अब क्यों कर रही हैं इस मुल्क के अंदर? सिर्फ हिंदू मुसलमान पे करा करिए। आई मीन व्हाट इज द पॉइंट? आप इकोनॉमी की बात कर रही हैं, डेवलपमेंट की बात कर रही हैं, बिजनेस की बात कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। इस मुल्क को इसकी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। कई बार नेशनल मीडिया पे देखिए, रोज सिर्फ हिंदू वर्सेस मुसलमान, 4 मौलाना आ जाएंगे टोपी लगा करके, और उसके भगवा पहने हुए 4 लोग इधर खड़े हो जाएंगे। भोजशाला पे नेशनल डिस्कशन हो रहा है, नेशनल टॉपिक बना हुआ है साहब डिबेट का, और बुशरा खानम यहाँ पढ़े लिखे लोगों की तरह देश की तरक्की की सोच रही है। तो आपके जैसे लोग बहुत कम हो गए हैं अब इस मुल्क के अंदर बुशरा, जो सुबह उठ करके मंडे मॉर्निंग पे कहते हैं कि मेरे मुल्क में क्राइसिस है तेल की, मेरे मुल्क में क्राइसिस है गैस की, चूल्हे जल नहीं रहे हैं, हमें उसका इशू रेज करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, सोल्यूशन निकालना चाहिए।
बड़े कम लोग हैं, कम पत्रकार आपकी तरह इन इश्यूज को उठा रहे हैं। ये पहली चीज। अब आप मुझसे अपना प्रश्न पूछिए, आप क्या कह जी, रही थी रशिया के बारे में? मैं जी पूछ आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो जी क्राइसिस है फिलहाल, और ऐसे में मोदी जी जी विदेश की यात्रा पर है, देश में जो जी कुछ हो रहा है हम वो होता हुआ देख रहे हैं, लेकिन शायद मोदी जी को ये जी लगता है कि ठीक है, गर्क में जा रहा है देश, लेकिन हमें तो इलेक्शन जीतने से मतलब है, और एक के बाद एक हम इलेक्शन जीत रहे हैं। अब पंजाब और अब यूपी की तैयारी जो है उन्होंने शुरू कर दी है, और जिस वक्त हम बात कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि केरलम में भी ओथ सेरेमनी जो है वो चल रही है। मेरा सवाल ये है आपसे कि देश आखिर किस तरफ जा रहा है? विदेशों में जाकर शेखों को गले लगाते हैं मुसलमानों को, और देश के मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। लेकिन ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, और इसमें जो अब बड़े-बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के जो मालिक हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो अब सब अपना मुँह खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं ये हमारी नीतियों की वजह से हो रहा है। दुनिया में क्राइसिस है, लेकिन हम जिस तरह से गर्क में जा रहे हैं वो हमारी खुद नीतियों की वजह से है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, पहली चीज है, ये सरकार और ये पार्टी, ये पूंजीपतियों का एक फ्रंट है। कई बार तो लोग ये कहते हैं कि असली प्राइम मिनिस्टर शायद वो पूंजीपति हैं जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पीछे से सब कंट्रोल करते हैं। नीतियां, बजट, आपकी एक्सपोर्ट पॉलिसी, इंपोर्ट पॉलिसी, किस फील्ड में इन्वेस्टमेंट होगा, किस में नहीं होगा, ये सारे कुछ बड़े बिजनेसमैन इस मुल्क को कंट्रोल करते हैं। और पिछले 2014 से लेकर के आज तक सारा का सारा जो कंट्रोल है वो 8, 10, 12 बड़ी बिजनेस फैमिलीज के हाथ में है। पैसा उनके हाथ में, प्रॉफिट्स उनके हाथ में। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास गरीब से गरीब होता चला जा रहा है। वी आर जस्ट टूल्स फॉर मेकिंग प्रॉफिट फॉर देम। ये है आपकी बिजनेस व्यवस्था। तो अभी तक जब इन्होंने लोअर मिडिल क्लास और डिप्राइव्ड क्लास को तो छोड़ ही दीजिए, उनका तो हम डिस्कशन करें ही ना। तो उनके बारे में इन्होंने कोई खास ध्यान दिया नहीं, क्योंकि पैसा कहीं और से आ रहा था, इलेक्शन फंडिंग कहीं और से आ रही थी, पॉलिसीज उनके लिए बन रही थी। तो आप एक बड़े बिजनेसमैन से, ये मार्क्स ने कहा है कि भाई सोशल डेमोक्रेसी के खिलाफ मार्क्स इसलिए थे कि वो कहते थे कि बड़ा खतरा होता है कि पॉलिटिकल बिजनेसमैन नेक्सस अगर मुल्क में हो गया तो डिप्राइव्ड क्लासेस, मिडिल क्लास ये सफर करते हैं। इस मुल्क में यही हो रहा है। एक ड्राइवर जो एक एस्टीम्ड टीवी चैनल में, कोई भी टीवी चैनल हो, काम करता है, वो वेंडर के थ्रू लगता है, ठेकेदार के थ्रू लगता है। उसको आप रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। 25-25, 30-30 साल से आपके चैनल चल रहे हैं, लेकिन नो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग कॉन्ट्रेक्चुअल, एवरीथिंग इन द फेवर ऑफ द बिजनेसमैन। चावर लेबर कोड आप लेकर के आए, हायर एंड फायर, स्ट्राइक्स को कितने बुरी तरीके से इलीगल कर दिया गया, डिटेंशन, सब कुछ तो बदला है इस मुल्क के अंदर। तो अब क्या हुआ साहब कि जब ये क्राइसिस आई हमारी ईरान वाली, तो बहुत सारा ट्रेड जो इंटरनेशनल हो रहा था वो रुका। दुबई जाना रोकना पड़ा, ईरान इराक जाना रोकना पड़ा, सऊदी अरब के चक्कर रोकने पड़े। और गल्फ आपको मानना पड़ेगा एक बहुत बड़ा फोकल पॉइंट है बिजनेस का, हमारे मुल्क के लिए बहुत ट्रेडिंग होती है, और हमारे प्यारे हिंदू बिजनेसमैन अच्छा मोटा पैसा कमाते हैं। फिर यहाँ पे आकर के अच्छी तरह से फंडिंग करके इस्लामोफोबिया भी फैलाते हैं उसी पैसे से। तो नाउ द फैक्ट इज दे आर ट्रबल्ड, दे आर डिस्टर्ब्ड, और वो कह रहे हैं कि साहब ये क्या हो गया, ये हमारे प्रॉफिट्स तो आने रुक गए, हमारी विजिट्स रुक गई, हमारे इवेंट्स रुक गए, हमारी ट्रेडिंग रुक गई, माल जाएगा कैसे, माल आएगा कैसे? यहाँ पे आप हमें गैस नहीं प्रोवाइड कर रहे, फ्यूल नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, फैक्ट्री चलेगी कैसे? अब जब पेट पे लात इन बड़े लोगों के पड़ी है, तब इनको गरीब लोगों का दर्द कुछ समझ में आया है। अब इन्होंने छोटा मोटा हल्ला मचाना शुरू करा है। दिस इज वेयर द थिंग्स एक्चुअली स्टैंड, नंबर वन। नंबर टू, अब ट्रंप साहब ने बोला कि साहब आपकी जो समय सीमा मैंने निर्धारित करी थी रशिया से तेल खरीदने के लिए, वो आपकी समाप्त हो चुकी है। तो आप, जब ये अमेरिका का परमिशन था, तो मोदी मीडिया के एंकर चीख चीख के कह रहे थे, देखिए हमारा देश कितना ब्रेव है, मोदी साहब का कितना बड़ा सीना है, वो रशिया से तेल ले रहे हैं। ये नहीं बोलते थे कि यू आर एक्चुअली बीइंग परमिटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड दैट इज व्हाई यू आर परचेजिंग द ऑयल। अब आप लेंगे नहीं लेंगे, और किस रेट पे लेंगे, और लेंगे तो क्या रशिया आपको सस्ता तेल देगा, प्रीमियम लगा करके देगा? आपने दोस्ती खत्म कर दी। आपने एक मुल्क और एक प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को खुश करने के चक्कर में, व्हाटएवर बी द रीजन, आपकी व्यक्तिगत मजबूरी, आपके स्कैंडल्स, या आपका ओवरऑल इकोनॉमिक मॉडल वो क्या था, उसकी वजह से आपने रूस जैसे दोस्त को खो दिया। और रूस एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट था, चाइना को लेकर के भी हमारे लिए और अमेरिका को लेकर के भी। टुडे इट इज न्यूट्रल टुवर्ड्स यू। आज उसको आप दोस्त नहीं मान सकते, इट्स एन अक्वेंटेंस। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। यूएई बर्बादी के कगार पे है, यूएई को समझ नहीं आ रहा दुबई को हम क्या करें। हमारे साहब भी वहां पहुंचे थे, गले वले मिले खूब धुरंधर के स्टाइल में, बड़ी रील साहब वायरल हुई कि द प्राइम मिनिस्टर इज ट्राइंग टू कॉपी द स्टाइल ऑफ धुरंधर। अब यही एक रह गया है कि बॉलीवुड की सस्ती पिक्चरों को हमारे प्रधानमंत्री कॉपी करें वहां पे,
उसके बाद रील बनाई जाए, फिर गोदी मीडिया के एंकर खड़े होकर के रील को दिखाएं और ताली बजाएं। Isn't it? अब यूएई कह रहा है कि साहब ये युद्ध पता नहीं कब थमेगा, थमेगा या नहीं थमेगा, तो हम तो साहब अलग से पाइपलाइन डालेंगे कि हम हॉर्मूज को किसी तरीके से बाईपास करें। दैट इज देयर स्ट्रेटजी नाउ एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, दे हैव स्टार्टेड, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये कोई 24 घंटे का या 4 महीने का काम तो होता नहीं कि आपने पाइपलाइन डाली किसी और आपने सबको सरकमवेंट कर दिया। लेकिन जो स्ट्रेटजी अमेरिका यूएई की है वो ये है कि हम अब हॉर्मूज पे ध्यान ही ना दें, क्योंकि नाउ दे नो हॉर्मूज में ये ईरान को नहीं शिकस्त दे सकते, वो उसी के कब्जे में रहेगा, वो जिसको मर्जी वो आने देगा, जिसको मर्जी वो नहीं आने देगा। सऊदी अरबिया के जो सुर है वो बदले हुए हैं, थोड़ा सा उन्होंने भी आकर के रियलिस्टिकली सोचा चीजों को, और प्रॉफिट और लॉस के बजाय उनकी जो रॉयल फैमिली की इन्वेस्टमेंट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, मोटा पैसा बनता है इन शेखों का, एंड दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट पैलेस्टीन, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट ईरान। उनको बस एक अमेरिका से दोस्ती, क्योंकि वो सोचते थे कि अमेरिका इनविंसिबल है। लेकिन ईरान जिस तरीके से एक सुपर पावर के रूप में मैं कहूंगा, जिसने चैलेंज किया अमेरिका को, आंख में आंख डाल करके उभरा है, सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो लर्निंग अ लेसन। और उनकी अपनी आवाम भी जो है वो सोचती है, डिस्कस तो करती होगी जितना वो अलाउ करते हैं, कि भाई ये हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। सो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, बट कंडीशंस इन माय कंट्री आर फ्रॉम बैड टू वर्स। आप बहुत बुरी स्थिति में जा रहे हैं, उसको कवर अप करने के लिए अलग अलग तरीके की चीजें, कभी आप बहुत चाला मीडिया पे डिस्कस करते हैं, कभी बंगाल के अंदर आप कुछ दिखाएंगे कि बीजेपी वाला पिट रहा है, साहब देखिए कितना अन्याय हो गया, कभी आपको दिखाएंगे कि साहब ये देखिए ये मुसलमान है, ये लव जिहाद कर रहा है। ये डिबेट्स जानबूझ करके नेशनल मीडिया पे कराई जाती हैं, जिससे और विवेक जी, पब्लिक उसमें आप ये डाइवर्टेड देख रहे। रहे होंगे कि जी आप आखिरी जी उंगली सुप्रीम कोर्ट से लगाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर ये कहने लगे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस जी ऑफ इंडिया अगर ये कहने लगे हैं कि ये जो युवा हैं ये कॉकरोच की तरह हैं, ये कभी सोशल ये कभी पत्रकार, तो कभी आरटीआई एक्टिविस्ट, तो कभी सोशल मीडिया पर ये सब जो है ये करने लगते हैं, और इस तरह की जी बातें अगर करने वो नजर आए कि उनको पैरासाइट्स और इन सब से जो है वो कंपेयर करें, और अब कह रहे हैं कि मेरी बातों को जो है मिसकोट किया गया है, उनका मतलब ये नहीं था, वो सफाइयां दे रहे हैं। तो आप सोचिए कि ये देश किस तरफ जा रहा है, ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ सत्ता के लिए कुछ भी किया जा रहा है, और दूसरी तरफ अगर जुडिशरी की हाईएस्ट चेयर से भी अगर इस तरह की बातें निकल कर आए, तो फिर तो बहुत बड़े सवाल जो है वो पैदा हो जाते हैं। नहीं देखिए, मैं इसको एक दूसरी तरह से लेता हूं, अगर ये शब्द निकल के बाहर आ रहे हैं तो और अच्छा है, कम से कम लोगों को पता तो चल रहा है कि स्थिति क्या है, मानसिकता क्या है। अब आज हम इस पब्लिक इंडिया पे बैठ के 2 कॉकरोच डिस्कस कर रहे हैं, बुशरा खानम भी कॉकरोच क्योंकि वो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, मैं खुद लड़ता हूं तो मैं भी कॉकरोच, लेकिन ये 2 कॉकरोच मिलकर के देश को प्रोग्रेस कराने के लिए बात कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये बात तो चीफ जस्टिस रियलाइज करिए आप। आरटीआई एक्टिविस्ट होना, सोशल मीडिया पे जाना युवाओं के लिए बुरी बात नहीं है, अगर एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस आ रही है तो वो अच्छी चीज है, लेकिन वो अपने अपने देखने का नजरिया है। इफ यू वांट एवरीबॉडी टू बी इन कॉर्पोरेट्स, इफ यू वांट एवरीबॉडी टू बी जस्ट डूइंग बिजनेसेस, और पॉलिटिकल स्पेस के अंदर लोग पार्टिसिपेट ही ना करें, सोचे ही ना युवा, कल आप एक ब्लैंकेट बैन लगा दीजिए साहब, जैसे जामिया में लगा हुआ है। आपके यहाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इलेक्शन ही नहीं होते, क्यों नहीं होते साहब? दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो सकता है तो जामिया मिलिया इस्लामिया में क्यों नहीं हो सकता? जेएनयू में हो सकता है तो कहीं और क्यों नहीं हो सकता? लेकिन आप सिलेक्टिव हैं साहब, जामिया को डिस्क्रिमिनेट करना है आपने, वहां पे स्टूडेंट यूनियन जरूर ना, आप इलेक्शन नहीं करते आप। वहां के वाइस चांसलर के जो स्टेटमेंट्स थे आपने सुने, हमारे सबके अंदर महादेव का डीएनए है, पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, व्हाटएवर डज दैट मीन, आई मीन व्हाई डजंट ही गो बियॉन्ड इट? जरा साइंटिफिकली बताएं तो, कि फर्स्ट जो ह्यूमन बीइंग अगर आप विज्ञान के हिसाब से देखें डार्विन, तो कहां पैदा हुआ था? अब ये बात नहीं करते ना, विज्ञान की बात जो एक प्रोफेसर को करनी चाहिए, वाइस चांसलर को करनी चाहिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट लाना चाहिए। जामिया इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द नेशन डिस्पाइट ऑल डिस्क्रिमिनेशंस। उसका मीडिया में क्रिटिसिज्म होता है, उसके बच्चों पे आप उंगली उठाते हैं, आप वहां पे स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन नहीं होने देते, हर तरीके की जाति जामिया के साथ होती है। लेकिन इस मुल्क के अंदर दूसरे या तीसरे नंबर की बेस्ट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंकिंग के हिसाब से या जामिया रहती है या जेएनयू रहती है, यह आज की सच्चाई है। कंपटीशन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, नीट के एग्जाम की तरह नहीं है, कोई सिफारिशें हैं नहीं, मेहनत करके आप जाइए, आपका होगा। और जामिया के अंदर हिंदू बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है, दे आर वेरी हैप्पी, दे फील कल्चरली वेरी वेलकम बाय द मेजॉरिटी मुस्लिम स्टूडेंट्स ओवर देयर। ये फीडबैक्स मेरे व्यक्तिगत हैं, ये मेरे व्यक्तिगत फीडबैक्स हैं।
दे आर मोर वेलकम ओवर देयर। कहते हैं साहब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और जामिया का एलुमनाई जो हिंदू एलुमनाई है, माय यंगर ब्रदर डिड हिज इंजीनियरिंग फ्रॉम जामिया एट दैट टाइम, सो वी नो द कल्चर। ये क्या बताएंगे किसको? मुसलमान की आबादी अगर ज्यादा हो जाएगी, हिंदू अगर कम होगा तो उसका हैरेसमेंट हो जाएगा, तो लव जिहाद हो जाएगा। हमने तो कहीं नहीं देखा जामिया मिलिया इस्लामिया में, आई हैव नॉट सीन इट। लेकिन अब ये सब है, एएमयू है, आप डिस्क्रिमिनेट कर रही है। तो ये सब बातें जो है ना, अब तो नया डिबेट है साहब। आरक्षण क्यों नहीं माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में? खड़े हो जाते हैं साहब, और मुस्लिम प्रवक्ता बीजेपी के खड़े हो जाएंगे, ये सवाल पूछा जाएगा। हिंदू प्रवक्ता नहीं पूछेगा ये सवाल, इट इज द जी so called Muslim pravaktas of the BJP. Why don't you have caste reservations in Jamia Millia Islamia? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पता है, माइनॉरिटीज क्रिएट कैसे हुए यही नहीं पता है। तो लॉट ऑफ थिंग्स। ये मुल्क जो है फिलहाल इकोनॉमिक्स, जॉब और प्रोग्रेस के बजाय ये जबरदस्ती एक पुरानी संस्कृति को लेकर के चेपने के चक्कर में वी आर गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। एंड यस, आई एम आप प्राउड टू बी अ बंगाल की कॉकरोच। स्थिति को कितना कितना भयावह आप मान रहे हैं फिलहाल? मैं देख रही थी आसनसोल से लेकर तमाम जगह से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लाउड स्पीकर मस्जिदों से हटाया जा रहा है। मैं देख रही थी बुलडोजर तो पहले दिन ही एंट्री वहां पर हो गई थी और जगह जगह पर बुलडोजर हमें देखने के लिए मिल रहा है। जहां मेजोरिटी मुसलमान रहते हैं वहां पर बुलडोजर चलाया गया है, सालों से रह रहे हैं, कई कई नस्लों से वहां पर रह रहे हैं, उनके घर बुलडोज किए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि जो सेन हिंदूज ऑफ बंगाल हैं वो क्यों चुप बैठे हुए हैं? क्या वो इस सब बर्दाश्त होता हुआ देख रहे हैं या फिर उन्होंने इसको ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया है? सवाल तो ये बड़ा है क्योंकि अगर बड़े पैमाने पर उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया है तो ये सब कुछ जो हो रहा है, बंगाल को जो बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं आप बंगाल के फ्यूचर को भी? देखिए, आपको हर रेस की अपनी कुछ क्वालिटीज होती हैं। यू नो, एवरी रेस हैज इट्स ओन डीएनए, एवरी रेस हैज इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग। और जब मैं ये बात कहता हूं तो राइट विंगर्स को, हिंदू राइट विंगर्स को बहुत बड़ी मिर्ची लग जाती है व्हेन आई से दैट वी हैव बीन द मोस्ट लिबरल सिविलाइजेशन ऑलवेज। फ्री थिंकिंग इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक मसला रहा, हमेशा हमने वेलकम किया। आइए कल्चरल एक्सचेंजेस करिए, लैंग्वेज एक्सचेंजेस करिए, फूड एक्सचेंजेस करिए, रिलीजियस एक्सचेंजेस करिए। इस मुल्क ने सूफिज्म नाम की चीज दी दुनिया को। सूफिज्म एक देन है जिसमें आपकी हिंदू फिलॉसफी और जो इस्लाम था उसका एक मिश्रण है। दरगाहें उसके तर्ज में बनी हैं। इफ यू गो इनटू इट, चाहे हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे आप जाइए या आप अजमेर शरीफ जाइए, तो आपको सूफिज्म भारत की देन है भाई। और करबला के से पहले जब हजरत मोहम्मद के नवासे आ रहे थे, देवर कमिंग टुवर्ड्स इंडिया, और वो कहते थे कि दैट इज द प्लेस वेयर देयर इज फ्री थॉट प्रोसेस। हम यहां नहीं रहना चाहते हैं जहां पे इतनी मारकाट इस वक्त धर्म के नाम पे हो रही है। देवर कमिंग हियर। हुसैनी ब्राह्मण एक सच्चाई है, जो यहां से ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग थे जो उनके समर्थन में वहां गए थे। तो वी हैव बीन अ लिबरल कम्युनिटी। हिंदूज जो हैं एक लिबरल वेलकमिंग कम्युनिटी हमेशा रहे हैं। यहाँ पे सबका वेलकम रहा है और सबको वो मिला है। अगर आप अजमेर शरीफ की दरगाह पे जाएंगी, वहां पे आप जब रोजे के समय जाएंगे, आपको तमाम हिंदू पॉपुलेशन मिलेगी जो इफ्तार का सामान लेकर के आते हैं और वहां पे मुसलमान भाइयों के साथ बैठ करके शिरकत करते हैं। इट इज सो ब्यूटीफुल। लेकिन अब क्या हो रहा है साहब, ये जो आए हैं नए नए, ये कहते हैं बीजेपी वाले या संघ वाले, कहते हैं नहीं साहब हमारी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति महान थी और संस्कृतियों के आने से हम डाइल्यूट हो गए और हम तो जी कमजोर हो गए। तो एक आर्टिफिशियल क्लैश ऑफ रिलीजियस सिविलाइजेशंस इस मुल्क के अंदर क्रिएट किया जा रहा है, जो हमारे लोगों के डीएनए में नहीं है। यहां के लोगों के डीएनए में गंगा जमुनी तहजीब है, लेकिन आर्टिफिशियली आप जबरदस्ती मीडिया की मदद से, आप लेख की मदद से, आप पिक्चरों की मदद से, कश्मीर फाइल्स और बंगाल फाइल्स एंड द केरला स्टोरी एंड गॉड नोज व्हाट ऑल, पूरा मीडिया गॉबल्स ने जो किया था, जो हिटलर ने किया था, मीडिया को यूज करके, प्रोपोगेट करके, फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पे ज्यूस के खिलाफ पिक्चरें बनाई गई। उस वक्त बहुत कुछ बनाया गया, लेख लिखे गए, मैगजीन्स निकाली गई कि इस कम्युनिटी को हम टर्माइट्स की तरह ट्रीट करेंगे। और उसी का रेप्लिकेशन भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार इस मुल्क में कर रही है। और बहुत से लोग जो इनके साथ, जो मुसलमान कम्युनिटी, इस्लामिक कम्युनिटी के जो जुड़े हैं बीजेपी के साथ, दे आर बिहेविंग इन अ वे दैट दे शुड नॉट बिहेव। वो सच को दबा करके इसको और डाइल्यूट कर लेते हैं। मैं जब लड़ाई लड़ता हूं नेशनल टीवी के ऊपर, मेरे लिए बड़ा मुश्किल पड़ जाता है जब टोपी लगा करके एक मौलाना पता लगा कहीं से आ रहा है और वो किसी आला मदरसे का या आला जगह का एक बहुत बड़ा आलिम है और वहां पे आकर के वो बीजेपी के फेवर में बोलता है।
या वो इनके लॉज की वकालत करता है, या वो इनकी आइडियोलॉजी की वकालत करता है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, इट बिकम्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो बंगाल के अंदर भी यही हो रहा है, आर्टिफिशियली लड़ाई को प्रमोट किया जा रहा है जाएगा। अगर ये ना हो तो डेवलपमेंट के नाम पे इनको एक वोट ना मिले। दिस इज द रियलिटी एंड दैट इज हैज स्टार्टेड। जी, बिल्कुल। और वो जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी परेशान करने वाली हैं। हम यहाँ पर जी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो खौफ और के साए में जी रहे हैं, और खौफ ही तो बीजेपी पिछले 12 साल से फैला रही है पूरे जी देश में। और जहाँ-जहाँ, जिस-जिस राज्य में वो इलेक्शन जीतना चाहती है, वो कोई ना कोई एक ऐसा दुश्मन खड़ा कर देती है। और मैक्सिमम टाइम ज़ाहिर-सी बात है मुसलमान होते हैं, जहाँ उनसे डरा कर वो वोट ले सके। और वही हमने बंगाल में भी होते हुए देखा एसआईआर के अलावा भी। लेकिन इलेक्शन खत्म हो गए, सरकार बन गई, लेकिन जो जो रियलिटीज हैं वहां की, खतरनाक, खौफनाक, वो हम सबके सामने देखने के लिए मिल रही हैं हर दिन। अब सवाल ये है मेरा आपसे, विवेक जी, कि जो देश में फिलहाल हो रहा है, क्या जो हमारा एक तरह से इजरायलीकरण जो हो रहा है, क्या उसका भी एक नतीजा है? आइडियोलॉजिकली भी, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी। हम देख रहे हैं कि हम एक धुरी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, अमेरिका, यूएई और इसराइल। और ईरान की अगर हम बात करते हैं, तो आप ये देखिए कि ब्रिक्स में वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है राक्ची, वो यहाँ पर आए, लेकिन एक तरह से नाराज होकर वो यहाँ पर गए हैं। उन्होंने यूएई को खरी खोटी यहाँ पर सुनाई, लेकिन जिस तरह से बटा हुआ ब्रिक्स नजर आया, और यूएई को ना कंडेम करके, या फिर इसराइल को उस तरह से, या इस अटैक को कंडेम नहीं किया गया, साफ तौर पर लग रहा है कि अरागची यहाँ से नाराज होकर गए हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब परिस्थितियां ईरान और भारत के बीच में क्या और ज्यादा आप खराब होते हुए देख रहे हैं? और भारत का क्लियरली ये बता रहा है कि हम किस साइड हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में जब जंग है, और इसराइल के बाद अगर दूसरा बड़ा दुश्मन वो किसी को मान रहा है ईरान, तो वो यूएई है, अमेरिका और इसराइल के अलावा। और वहां पर आप बाहें फैलाकर कह रहे हैं कि मैं अपने घर वापस आ गया हूं। आप हर चीज को, छोटी से छोटी चीज को कंडेम आप करते हैं। तो जैसा कि हम इसको डिस्कस कर रहे थे, देखिए पहली चीज है, आपके फॉरेन मिनिस्टर को, आपके प्राइम मिनिस्टर को और इस सरकार को एग्जैक्टली पता है कि ये क्या कर रहे हैं। नंबर वन, इनकी बड़ी क्लियर सी नीति है हमारी इस वक्त, जो कि डेविएशन है पुरानी नीतियों से। आप टोटली प्रो अमेरिका, प्रो इसराइल हैं, एंड ईरान ऑल्सो नोज इट। और बड़ी क्लियर सी बात है, जो कुछ शिप्स निकाली गई थी वो इनकी वजह से नहीं निकाली गई थी, इट वॉज फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट ईरान गांव, जो हमारी आवाम ने जिस तरीके से ईरान को समर्थन दिया, जिस तरीके से हम सब लोग गए थे, हिज एक्सेलेंसी जो एम्बेसडर थे ईरान के, जो हिंदुस्तान में आए थे, हम सब उनसे मिले, मणिशंकर अय्यर मिले, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता मिले, समाजवादी पार्टी के नेता सब मिले, और सबने कहा कि साहब प्राइम मिनिस्टर और ये सरकार समर्थन दे ना दे, भारत की आवाम और यहाँ का ऑपोजिशन और इंडिया अलायंस आपके साथ खड़ा है। और हम और जो गए थे, ये नहीं कि वो सारे मुसलमान थे, उसमें मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी के नेता गए थे। उन्होंने बोला कि प्लीज आप अपने रिलेशंस को हिंदुस्तान से नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इस सरकार तक सीमित ना रखें, प्लीज ज्वाइन हैंड्स विद अस एंड हेल्प अस, वी नीड यू। और इस अपील के तहत जब हिज एक्सेलेंसी ने इस पूरी बातचीत को, जो बार बार रोज वहां पे तांता लगता था, रोज एक हुजूम ईरान की एम्बेसी के बाहर होता था, इस्लामिक सेंटर हो गया लोधी रोड पे, बाकी जगह हो गई, सेमिनार, और जगह जगह पे ईरान के डिप्लोमेट्स को इनवाइट किया जाता था, फैसिलिटेट किया जाता था, और कहा जाता था कि हिंदुस्तान आपके साथ है, प्राइम मिनिस्टर हो ना हो, ये स्थिति हो गई थी। तो व्हेन दिस वाज कन्वेड टू द टॉप लीडरशिप इन ईरान, तो उन्होंने डिसाइड किया कि साहब, let us have a kind feeling towards the nation, the people are with us, गवर्नमेंट्स आज हैं, गवर्नमेंट्स कल नहीं होंगी, हम इसको बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है एक रिश्ता शुरू हुआ, लेकिन अब हर चीज की एक लिमिट होती है। अब यूएई के साथ उसके डिफरेंसेस हैं, आप जबरदस्ती यूएई जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं यूएई? क्या होने जा रहा है अभी यूएई के अंदर? क्या मिलेगा भारत को? अभी कुछ नहीं मिलेगा, ट्रेड हो नहीं सकता फिलहाल, नोबडी इज ट्रैवलिंग, नो इवेंट्स आर हैपनिंग। आप क्या कर रहे हैं वहां पे जाकर के? आप सिर्फ जबरदस्ती डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर गए हैं, और वहां पे आप एंडोर्स करके, ईरान को अंगूठा दिखा करके, उसको टीज करके, ह्यूमिलिएट करके आप वापस आए। और आपने ये डेलिबरेटली किया था। आप इजराइल जानबूझ करके गए थे, आपको पता था युद्ध होने वाला है, वहां आपने अवार्ड रिसीव किया, और सुन्न बटा सन्नाटा करके आप चुपचाप चले आए, क्योंकि एंड यू न्यू, हमारे देश को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को पता था, लेकिन इनका कैलकुलेशन गलत हो गया। इनको लगा साहब डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हो जाओ, जीतने वाली पार्टी है ये, तो साहब 4 या 5 दिन की बात है, ईरान खत्म, इसलिए मैं इन्हीं के साथ रहूंगा। और एक गलत कैलकुलेशन थी। मॉरल हाई स्टैंड जो इस मुल्क का रहा है,
हारे या जीते, पैलेस्टीन फर्स्ट, और पैलेस्टीन के लोगों को उनकी जमीन दो। ये जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, वाजपेयी से लेकर के, मनमोहन सिंह, सबका यही स्टैंड रहा है। इस प्राइम मिनिस्टर का यह स्टैंड नहीं है, सिर्फ इस प्राइम मिनिस्टर का और इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का। इवन बीजेपी का ट्रेडिशनल स्टैंड पैलेस्टीन के फेवर में था। जा करके डबल चेक कर सकती है आवाम जो इस प्रोग्राम को देख रही है कि वाजपेयी ने यूट्यूब के ऊपर किस तरीके से पुरानी सरकारों का, मिसेस गांधी के स्टैंड का समर्थन किया था। यासर अराफात क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे हमारे उस जमाने में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में लड़े थे भारत के लिए जब बांग्लादेश टूटा था, और वहां पे प्रस्ताव भारत के फेवर में रहा। हमारे खिलाफ जो पाकिस्तान प्रस्ताव ला रहा था बांग्लादेश के टूटने में, पास नहीं होने दिया। यासर अराफात से मिलना नहीं पसंद करते थे पाकिस्तानी। ये वो कहानियां हैं। लेकिन अब नहीं, अब ये नई तरह की एक नीति शुरू हुई है। इजराइल की असलियत सबके सामने आ गई। वेयर डज इजराइल स्टैंड? मोसाद का जो एक इन्होंने बना रखा था कल्ट फिगर, दैट इज गॉन। द स्टैच्यू हैज बीन ब्रोकन, इट हैज बीन डिमोलिश्ड। इजराइल इज नथिंग टुडे, इट इज ओनली अमेरिका जो उसको बैक करता है। मेन डर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को है कि अगर ईरान न्यूक्लियर चला गया तो मुसलमान देशों के हाथ में, गल्फ के हाथों में, फिर वो औरों को भी फैसिलिटेट करेगा। लेबनान हो गया, बाकी मुल्क हो गए, जोड़ेगा, इस्लामिक लीडर बनेगा। तो वो इसको जानबूझ करके नहीं चाहते कि यहां पे वो पावर्स आए। दिस इज द बेसिक गेम, दैट इज व्हाट इट इज। पैलेस्टीन उसका एक मुद्दा है। जी बिल्कुल, ये परिस्थितियां फिलहाल बनती हुई नजर आ रही हैं और देश में जिस तरह की परिस्थितियां बन रही है वो हम देख रहे हैं, और ये इसलिए और ज्यादा खतरनाक हो जाता है कि अगर ये जंग फिर से छिड़ती है तो आप सोचिए, जो ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में और भारत में तो अलग तरीके से यहाँ पर है, तो सवाल यही उठ रहा है कि सोना खरीदने के लिए मोदी जी मना कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पास तो दाल खरीदने के भी पैसे नहीं है, तो किन लोगों को वो एड्रेस कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। और तो ज़ाहिर सी बात है, तमाम इश्यूज़ जो हैं वो हमारे देश में हमें देखने के लिए जिस तरह से मिल रहे हैं, वो बहुत बड़े कंसर्न हैं जो पैदा कर रहे हैं। और अगर जंग फिर से छिड़ जाती है, जिसके आसार बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो आप सोचिए जो एनर्जी क्राइसिस है वो और कितना ज़्यादा देश में बढ़ जाएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, वक़्त देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रॉम अ प्राउड कॉकरोच।